की क्लास हमने लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म जो है उसको समझा था। सबसे पहले अगर मैं कल की क्लास को 5 मिनट में रिकैप करूं तो कल हमने क्या सीखा। कल हमने सबसे पहले सीखा कि एक्सट्रीमिज्म क्या है। अभी तक हमने एक चीज को अभी तक छोड़ के रखा हुआ है, ये मैं आगे करवाऊंगा। ये जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है ना, ये भी बाकी है। ये समझना बात, मैंने अभी इसको बहुत ज्यादा बात की नहीं है इस पे। इसको लास्ट में जब हम ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे फिर आपको सभी जितनी भी हम डायमेंशन पढ़ेंगे वहां पे सब जगह डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म दोनों दिखाऊंगा। अभी हमारा जो फोकस है वो है एक्सट्रीमिज्म के ऊपर। इन दोनों के लिंकेजेस से पहले पहले हमें एक्सट्रीमिज्म को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, एक्सट्रीमिज्म की सारी फॉर्म्स को समझना पड़ेगा। फाइन विद दिस, यहां तक क्लियर बात। तो पहले हमने एक्सट्रीमिज्म की फुल फॉर्म को समझा और साथ में एक्सट्रीमिज्म की डेफिनेशन को समझा कि वायलेट एंड इलीगल मींस टू प्रोपेगेट वंस आइडियोलॉजी। सो कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिज्म कोई भी आइडिया जो एक्सट्रीम आइडिया वो एक आइडियोलॉजी बेस्ड होता है। हमने ये समझा पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन। इसको आज हम और ज्यादा डीपली जो है समझेंगे, इसी लाइन को, इसी स्टेटमेंट को। फिर हमने कुछ फॉर्म्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म देखा, जिसमें सबसे ब्रॉडर अगर फॉर्म है वो है टेररिज्म। और टेररिज्म फॉर्म के अंदर अदर जो है डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो कहीं ना कहीं हमने डिस्कस की थी। टेररिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, कश्मीर इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, ये सब हमने डिस्कस किया था। फिर हमने टेररिज्म को समझा। टेररिज्म की जो अभी रिसेंट डेफिनेशन है भारतीय न्याय संहिता, उसको हमने डिस्कस की कि टेररिस्ट एक्ट और फिर प्रियम्बल के 3 वर्ड्स और उसके साथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी। बेसिकली यही है, इतना ही दिमाग में रखना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ टेररिज्म, जिसमें हम स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स की डेफिनेशन को समझा विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट हमने कैटेगराइजेशन ऑफ टेररिज्म इन इंडिया देखा। हिंटरलैंड टेररिज्म को हमने जो है वो काफी ज्यादा ब्रॉड में समझा, काफी डीप डाउन जाके कि इंटरलैंड टेररिज्म क्या है, कब शुरू हुआ, 80 से शुरू हुआ था, उसके बाद हमने डिस्कस किया। फिर जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी, अभी हमें डीपली बात करनी है इसके ऊपर। फिर नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, इस पे बात करनी है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, हमें इन सब पे डिटेल डिस्कशन करना है। उसके बाद वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म जो हमने कल बात की थी, मैंने एक डायग्राम बनाया। उस डायग्राम में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स था और कुछ जो है इंसर्जेंसीज और आइडियोलॉजिकल जो टाइप्स थे उसको हमने डिस्कस किया। सो जो अदर फॉर्म्स थे उनको हमने डिस्कस किया, जैसे बायो टेररिज्म जो कि एक न्यू इमर्जिंग ट्रेंड है टेररिज्म में, साथ में नार्को टेररिज्म, लॉन वॉल्फ टेररिज्म एंड साइबर टेररिज्म। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी को हम जो है आगे डिस्कस करेंगे ही, हमारे टॉपिक में है साइबर सिक्योरिटी। नार्को को भी हम जो है आगे डिस्कस करेंगे जब हम ऑर्गेनाइज क्राइम करेंगे। ठीक है, ये देखो सब अलग अलग टॉपिक है, बट पूरे थ्रू आउट द इंटरनल सिक्योरिटी में जो है आप टेररिज्म को ही कहीं ना कहीं एक लिंकेजेस पाओगे जब आप ऑर्गेनाइज क्राइम पढ़ोगे, चाहे फिर आप इकोनॉमिक वाली बात करोगे। ठीक है, फिर चाहे आप नार्को की बात करो, फिर चाहे आप बायो टेररिज्म की बात करो, कहीं भी बात करो। ठीक है, फिर ग्रोथ ऑफ इंटरनेट टेररिज्म हम डिस्कस किया कल, खालिस्तान मूवमेंट, सिमी के बारे में बात की। ठीक है, फिर अयोध्या की बात की और इंडियन मुजाहिदीन, कैसे इंडियन मुजाहिदीन एक मेक इन इंडिया जो है वो प्रोग्राम है, आप कह सकते हैं, कैसे इंडिया के अंदर हम लोगों ने खुद बनाया। फिर फैक्टर्स को हमने बात की, एथनिक सेपरेटिस्ट मूवमेंट, ये नॉर्थ ईस्ट में बैठता है। टेक्नोलॉजी रेडिकलाइजेशन रिक्रूटमेंट, जिसमें 66% अराउंड 70% रिक्रूटमेंट ऑनलाइन होता है। जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स हमने डिस्कस की। प्रॉक्सिमिटी टू द कॉन्फ्लिक्ट जोन हमने डिस्कस किया। इलीगल इमिग्रेशन जो कि अभी एक मेजर इशू है और रोज जो है न्यूज़पेपर में इलीगल इमिग्रेशन के लिए कुछ ना कुछ, चाहे फॉरेन ट्रिब्यूनल्स न्यूज में हो, ठीक है, जो असम में फॉरेन ट्रिब्यूनल्स है उन वो न्यूज में हो, या फिर इमिग्रेशन जो है इलीगल वो भी काफी ज्यादा न्यूज में है, उसके लिए जो मेजर्स है वो मिनिस्ट्री ले रही है। साथ साथ में सोशो इकोनॉमिक कॉजेज, इनटॉलरेंस, इन लिंक बिटवीन द टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम। फिर हमने फंडिंग सोर्स ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम को बेसिकली एक लिंकेज समझा कि कैसे ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो फ्यूल करता है टेररिज्म को, टेररिज्म कैसे ऑर्गेनाइज क्राइम को जो है वो प्रमोट करता है। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द टेररिज्म एंड द ऑर्गेनाइज क्राइम को हमने देखने की कोशिश की। उसके बाद हमने मेजर टेररिस्ट अटैक्स देखे इंडिया के, इसमें हमने पहलगाम अटैक जो रिसेंट में हुआ 2025 में, उस पर भी डिस्कशन किया था। फिर हमने कुछ एक्टिव मिलिटेंट आउटफिट्स जो है उस पर बात की थी, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, इंडियन मुजाहिदीन हो। ऑलरेडी इंडियन मुजाहिदीन इज बैंड अंडर यूएपीए। यूएपीए के अंडर जो है वो इंडियन मुजाहिदीन जो है वो ऑलरेडी बैंड है, बट फिर भी जो है ये अभी भी अंडरग्राउंड काम कर रहा है। जैसे मोहम्मद आईएस थ्रेट और ये सब आईएस के बारे में भी हमने कल काफी डिस्कस किया कि क्यों आईएस जो है वो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस नहीं फैला पा रहा। ठीक है, उसके पीछे 2 मेजर कॉजेस थे, वो हमने डिस्कस किए। नाउ इट्स हाई टाइम टू अंडरस्टैंड कि टेररिज्म जो है उसको कॉम्बेट कैसे करेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे उसको जो है हम टैकल कर सकते हैं, हमें आज जो है वो ये मेजर डिस्कस करना है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, एक रिकैप हो गया। फाइन विद दिस, सब एक बार थम्स अप कर दो जिनको एकदम अच्छे से दिमाग में कल वाली क्लास फिट हो चुकी है। एक बार सब थम्स अप कर दो, ठीक है, जिनके दिमाग में क्लियर हो गई है कि हाँ भाई क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कॉम्बेट टेररिज्म के बारे में बात करेंगे कि टेररिज्म को कॉम्बेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बिफोर कॉम्बेट हमें यह समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है इंडिया के लिए। मैं टेररिज्म को कॉम्बैट करने की बात करूं, सॉल्यूशन की बात करूं, पहले हम ये तो समझ लें कि यार ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो एक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, क्या है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के हिसाब से इंडिया में, इंडिया का जो रैंक है टेररिज्म से अफेक्ट होने में, वो लगभग 14th कंट्री मानी जाती है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का 14th रैंक है जो कि टेररिज्म से अफेक्टेड कंट्रीज की अगर रैंकिंग को देखा जाए।
तो अगर बात की जाए कि 14th रैंक है, तो एक काफी जो है टॉप 20 में है हम टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री के अंदर। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस जो इशू है, जो टेररिज्म जैसे एक मेजर इशू है फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी, इसको टैकल करना हम लोगों के लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो आप इसको कोट कर सकते हो, बिफोर कोटिंग द कॉम्बैट टेररिज्म, ये आप एक जो है ट्रेंड को है वो लिख सकते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में हमें क्यों जरूरत है कि टेररिज्म को हमें जो है वो कॉम्बैट करना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं आपको मेजर कुछ हेड्स बताता हूं, फिर हम देखो ये पॉइंट्स है एज इट इज डिस्कस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको आपके ब्रेन में, आपके माइंड में किस तरीके से चीजों को जो है आपको सेट करना है, मैं वो आपको जो है पहले फ्रेमवर्क बताता हूं। देखो, कोई भी प्रॉब्लम है, इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, उसको टैकल करने के लिए या तो कुछ जो है इंस्टीट्यूशनल मेजर्स हो सकते हैं, कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो है आप कुछ मेजर्स ले सकते हैं जिससे जो है आप उसको कॉम्बैट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप जो है इंस्टीट्यूशन के अलावा कुछ पॉलिटिकल लेवल पे जो है वो मेजर्स ले सकते हैं, फिर आप कुछ सोशल लेवल पे जो है वो मेजर्स ले सकते हैं, फिर आप कुछ इकोनॉमिक लेवल पे मेजर्स ले सकते हैं, फिर आप कुछ मीडिया लेवल पे मेजर्स ले सकते हैं। बात समझ आ रही है? फिर आप जो है एक अवेयरनेस ड्राइव जो है उसके हिसाब से जो है आप कुछ मेजर्स ले सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे हेड बन सकते हैं, ये हेड को दिमाग में पहले रखना, उसके बाद जो है आप क्लबिंग करना और इनको एज ए उनको जो है रिमेंबर करने के लिए आप जो है उसको सेट करना। मैं लास्ट में जब सारे एक बार मेजर्स की बात कर लूंगा, उसके बाद एक बार फिर मैं जो है इंस्टीट्यूशनल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन सबको एक बार इसी के अंदर जो है वो डिस्कस करूंगा, जिससे आपके दिमाग में जो है वो फ्रेमवर्क दिमाग में क्लियर रहे। फाइन विद दिस? ठीक है, एक बार थम्स अप कर दो और हम यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट टेररिज्म इन इंडिया। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए। एनआईए जो है इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, जब हम जब कुछ मिसलेनियस टॉपिक देखेंगे, एजेंसीज की बात करेंगे, ठीक है, उसमें हम एनआईए को डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट बताता हूं। एनआईए जो एजेंसी बनी है वो बनी है आफ्टर बॉम्बे ब्लास्ट। कोई मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में, कल हमने डिस्कस किया था बॉम्बे ब्लास्ट कब हुआ था? आप कोई मुझे डेट बताएंगे, डेट, ईयर, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो। यस, 27/11, 26/11, ठीक है, 2008। 2008 के अंदर जो है ताज के ऊपर जो है वो अटैक हुआ था। इसके ऊपर एक अच्छी सीरीज है, अगर किसी को देखने का मन हो तो बहुत अच्छी सीरीज है, मुंबई डायरीज। ठीक है, मुंबई डायरीज जो है उसके 2 सीजन है, काफी अच्छे है। वो बेसिकली जो है वो ये बताती है कि उस समय जो ताज पे अटैक हुआ, उस समय हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स ने किस तरीके से जो है वो उस प्रॉब्लम को जो है वो एक तरीके से उस टाइम सॉल्व करने की कोशिश की, या फिर उन्होंने उस प्रॉब्लम को जो है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से टैकल किया। सो डॉक्टर्स की कहानी है, डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा एक सीरीज है। कभी भी अगर देखना हो इस मुंबई ब्लास्ट के ऊपर तो आप देख सकते हैं, मुंबई डायरीज। ठीक है, सो अब आते हैं वापस टॉपिक पे। मुंबई ब्लास्ट जब हुआ तो इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा। इंडिया, उससे पहले अगर मैं इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो आईबी जो है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता था जो टेररिज्म को कॉम्बैट करने में जो है वो लगा हुआ था। बट आईबी भी जो है उस टाइम फेल हो गया, किसी को भी पता नहीं चला, इन्फिल्ट्रेशन हो गया। वो मुंबई से जो है वो मैरीटाइम जो है हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच करके ताज होटल पे जो है वो अटैक किया, मुंबई ब्लास्ट जो है। तो उस टाइम फिर हमने एक एजेंसी बनाई, एक फेडरल एजेंसी बनाई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इस एजेंसी आफ्टर मैथ ऑफ दी कह सकते हैं बॉम्बे ब्लास्ट के बाद आया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर इसका जो फायदा है या बेनिफिट है या फीचर है वो ये है कि काफी प्रोफेशनल है। उससे पहले जो हमारी अप्रोच थी वो काफी प्रोफेशनल नहीं थी। ठीक है, काफी हम कह सकते हैं कि सिलोज में हम काम कर रहे थे। एक फेडरल एजेंसी नहीं थी जो कि जो है टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए जो है वो अपना बेस्ट दे, प्रोफेशनलिज्म जो है अटमोस्ट प्रोफेशनलिज्म पे काम करे, ट्रेनिंग हो, ठीक है, और बहुत अच्छा जो है उसका स्क्वाड हो जो वहां पे काम करे। इस टाइप का कुछ भी नहीं था। एक आईबी थी आगे पीछे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो हमने 2008 के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो बनाया। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में इसके बारे में, इसके फीचर्स। बट मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, एक फेडरल एजेंसी है विद अ कॉन्करेंट जुरिडिक्शन। कॉन्करेंट जुरिडिक्शन मतलब स्टेट गवर्नमेंट में भी
स्टेट में भी घुस सकती है, कोई इसको स्टेट गवर्नमेंट की जो है वो की परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नेशनल इशू है और कभी कोई स्टेट का मैंडेट चाहिए, कोई स्टेट गवर्नमेंट कुछ जो है वो पंगे करती है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसी प्रॉब्लम के कारण जो है हमारा बॉम्बे ब्लास्ट हुआ कहीं ना कहीं। महाराष्ट्र पुलिस अलग कर रही है, मुंबई पुलिस कुछ अलग काम कर रही है, ठीक है। आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो अलग तरीके से काम कर रही है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो एक फेडरल एजेंसी की जरूरत थी, वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एक फेडरल एजेंसी है विद कॉन्करेंट जुरिडिक्शन टू प्रोब टेरर अटैक्स एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी जा सकती है ये, हैंडल सॉवरेनिटी थ्रेट्स, बॉम्ब ब्लास्ट, हाईजैकिंग्स एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सो काफी बड़ा ब्रॉडर जो है इसका जो है फीचर्स है, काम है, ठीक है, मैंडेट है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहला हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। फाइन विद दिस? क्लियर है? ये क्लियर है तो थम्स अप करो। हम नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क की ओर जा रहे हैं, वो है नेट ग्रिड। नेट ग्रिड देखो वर्ड से पकड़ो, नेशनल ग्रिड, ठीक है। ग्रिड कैसे होती है? ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ग्रिड में ये भी कहीं ना कहीं एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। हमारे जितने भी मिनिस्ट्रीज है, हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है, ठीक है, उनके आपस में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। उनके डेटा जो है वो अगर ब्रीच हो गया या कुछ हो गया तो उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। सो एक ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन की जरूरत है हमें जो सभी डेटा, जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसेज है, ठीक है, जितनी भी नेशनल एजेंसीज है, उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है, उनका डेटा को जो है एक जगह पे इंटीग्रेट करे। उसके लिए हमने बनाया नेट ग्रिड, नेशनल ग्रिड, ठीक है। इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड लिंकिंग डेटाबेसेस अक्रॉस द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू कलेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंस पैटर्न एक्सेसिबल टू द 11 सेंट्रल एजेंसीज। बात समझ आ रही है? हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट सेंट्रल एजेंसीज है, इंक्लूडिंग नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, इनको डेटा चाहिए। ये कैसे इंटेलिजेंस करेंगे? देखो सबसे इंपॉर्टेंट है टेररिज्म के लिए, अगर आपको कॉम्बैट करना है ना, आपके पास इंटेल अगर आपका स्ट्रांग है, आपको पता है कि यहाँ पे अटैक होने वाला है, यहाँ पे ऐसा कुछ खतरा है, आपको डेटाबेस है आपके पास, तो आप उसको कॉम्बैट कर सकते हो। नहीं तो बाद में फिर वही है, टेररिज्म हो गया तो अब तो रिहेबिलिटेशन और जो है रेस्क्यू ऑपरेशन वही है। बट हमें रेस्क्यू ऑपरेशन तक नौबत ही नहीं आने देना। हमारा इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इंटेल इतना स्ट्रांग होना चाहिए। अगर किसी ने सीरीज देखी है कुछ स्पेशल ऑप्स टाइप की, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कितनी इंटेल की इंपॉर्टेंस है, कैसे स्पाईवेयर जो है वो काम करते हैं, कैसे रॉ काम करता है, कैसे जो है इस टाइप की एजेंसीज जो है वो काम करती है। उनके पास पहले से ही इंटेलिजेंस होती है, उनका इंटेल इतना स्ट्रांग होता है कि उनको पहले से पता है कि यहाँ पे कुछ अटैक होने वाला है या फिर ये कोई साइबर थ्रेट जो है वो आने वाला है। बात समझ आ रही है? यहाँ पे देखो, प्लीज टेररिज्म को ये मत समझो कि ये कोई गोली बंदूक लेके कोई अटैक कर रहा है। हमने बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म देखा है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। इस तरीके से विजुअलाइज करो कि यार एक साइबर टेररिज्म भी है। आप ये भी सोचो कि एक नार्को टेररिज्म भी है। प्लीज इस चीज को दिमाग में रखो। प्लीज वो मत रखो कि एक गोली बंदूक है, आके 10 लोगों को पकड़ लिया, डरा रहा है, धमका रहा है, फिर हाईजैक कर लिया या वैसा। प्लीज वो पुराने हो गए टेररिज्म वाले। प्लीज अभी भी तुम लोगों के दिमाग में वही पिक्चर बन रही है, नहीं बन रही क्या है? ये बायो टेररिज्म, ये साइबर टेररिज्म, ये नार्को टेररिज्म, इन सब के लिए इंटेल बहुत जरूरी है, इंटेलिजेंस। उसके लिए डेटाबेस इंटीग्रेटेड, ताकि अगर हमारे पास एक इंटीग्रेटेड नेट ग्रिड के अंदर सारा डेटाबेस हो तो फटाफट जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो उसको एक्सेस कर ले। अगर उनको लगे कि यार ये डेटा चाहिए मुझे, तो वो फिर अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाए, पता चले कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास जाए, सबके पास अलग अलग जाना पड़ेगा। अगर इकोनॉमिक टाइप का कुछ हमें इंटेलिजेंस चाहिए, इकोनॉमिक डेटा चाहिए, तो बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही है इकोनॉमी के लिए। तो अब सारा डेटाबेस एक तरफ होगा, तो नेशनल ग्रिड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेकंड इंस्टीट्यूशनल मेजर है। सबको समझ आया? क्लियर? थर्ड इंपॉर्टेंट, मल्टी एजेंसी सेंटर, ठीक है, ये भी एक तरीके से इंटेलिजेंस के लिए है। टेररिज्म रिलेटेड इंटेलिजेंस ऑन द डेली बेसिस बिटवीन वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज, ऑपरेट 24/7 एज अ रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म। मल्टी एजेंसी सेंटर, मैक, मैक जो है वो हमारा थर्ड जो है वो है। बेसिकली मैं आपको एक ही बात कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूं, बार बार एक ही बात पे कह रहा हूं
टेररिज्म को कॉम्बैट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस। आपका इंटेल कितना स्ट्रांग है। इफ यू वर्क ऑन द इंटेल, योर 50 to 70% वर्क इज डन। डन है आपका काम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कुछ नहीं है, क्योंकि आप अटैक को ही पहले होने से ही बचा दोगे। बात समझ आ रही है? सो थर्ड इज मल्टी एजेंसी सेंटर, मैक। मैक जो है वो आपको याद रखना है, मैकबुक याद कर लो, मैक जो है जैसे भी याद करना है कर लो। फाइन विद दिस, इंटेलिजेंस के लिए ये भी। एनएसजी, एनएसजी जो है, एनएसजी के कुछ हब्स है, ठीक है, जैसे मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, ठीक है, और यहाँ पे हैदराबाद में। सो बताओ भाई एनएसजी की फुल फॉर्म क्या है, कौन बताएगा? एनएसजी क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी हब्स, ठीक है। इसके सेंटर्स है आपकी सिटीज में। मुंबई में एनएसजी हब होगा, कोलकाता में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है। ये भी 26/11 के बाद जो है हमने जो है वो इसको एस्टेब्लिश किया, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसके हेडक्वार्टर्स जो है लगभग सभी इंपॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, ये भी एक तरीके से इंटेल और कोऑर्डिनेशन का काम करती है। ये है इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। और बेसिकली हमने इंस्टीट्यूशनल मेजर्स जो है वो 26/11 के बाद ही जो है ये इनिशिएटिव्स लिए हैं। उससे पहले आईबी था, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, इन सबसे पहले आईबी था, इंटेलिजेंस ब्यूरो। बट अब जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है जितना हमारे लिए एनआईए, नेटग्रिड, मैक और एनएसजी हब्स। These are four are very important as an institutional framework to combat the terrorism. Clear? Fine with this? ये क्लियर है? समझ आई बात? ठीक है, ये तो है इंस्टीट्यूशनल। कभी अगर इंस्टीट्यूशनल पूछा जाए तो डायरेक्ट आपको इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपके अदर देन इंस्टीट्यूशनल, जैसे ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद होता है लीगल मेजर्स, ठीक है। हम लीगल कुछ अप्रोच अपना सकते हैं, हमारे लॉज में कुछ चेंज कर सकते हैं, स्ट्रिंजेंट लॉस ला सकते हैं टू कॉम्बैट द टेररिज्म। इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो लॉ है वो है यूएपीए। किसी ने नाम सुना है यूएपीए के बारे में? मैंने भी क्लास के अंदर 2-3 बार यूएपीए का नाम लिया है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। ये 1960s का है, ये एक्ट 1960s का है, बट इसमें काफी ज्यादा अमेंडमेंट्स आए हैं विद टाइम टू टाइम, ठीक है। इस अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए जो एक्ट है, काफी ड्रकोनियन एक्ट बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको ड्रकोनियन एक्ट बोला जाता है, बट नेशनल सिक्योरिटी इंटीग्रिटी के लिए जो है ऐसे एक्ट की जरूरत भी है। इसको बार बार अमेंडमेंट किया गया है। अब इसमें क्या है कि अगर टेररिज्म, जिसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई आउटफिट चल रहा है, अगर उसमें कोई भी इसको टेररिस्ट एक्टिविटी लगती है या लगता है कि ये टेररिज्म में फंडिंग हो रही है यहाँ से, तो ये उसको ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली बैन कर देता है। सो यूएपीए एक्ट से ही जो है हम जो है इस तरीके से बैन करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल बताएगा, हमने कुछ बैंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की है, कोई एग्जांपल जो यूएपीए के अंडर कुछ बैंड हुई है ऑर्गेनाइजेशन? यस, सिमी। आप एग्जांपल लिख सकते हो, सीधा मत लिख देना यूएपीए। यूएपीए से कौन कौन से हमने बैन किए, ठीक है। अरे भाई ये मत बोल देना लास्ट वाला, ठीक है, मैं तो बोल भी नहीं सकता, बट ठीक है, सिमी, ठीक है, सिमी को याद रखना। और जो है आप एक इंडियन मुजाहिदीन को भी याद कर सकते हो, ठीक है, सिमी को, इंडियन मुजाहिदीन को। उसके अलावा पीएलएफ, अगर कुछ अभी न्यूज में कुछ पीएलएफ है या कुछ है, ये सब बैन होते रहते हैं, आए दिन न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। आप हर साल में एक आदि जो है वो लश्कर तैयबा और वो सब तो इंडिया में नहीं है, वो सब तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ इंडिया में ऑपरेट नहीं कर रही। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इंडिया में है, बात समझ आ रही है? हिंटरलैंड टेररिज्म, वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो एज ए डिस्गाइज काम करती है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। इंडियन मुजाहिदीन इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऊपर से उनके जो मैनिफेस्टो होंगे और होंगे वो सब नहीं होते, बट जब उनकी एक्टिविटीज को देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं टेरर एक्टिविटीज को फैला रहे होते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बैन करना जरूरी होता है। जैसे कई एनजीओ होते हैं, एनजीओ के नकाब के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, नहीं होती?
कोई सिविल सोसाइटीज होती है, एनजीओज होते हैं, उनमें अंदर टेररिज्म चल रहा होता है, तो वैसे यूएपीए एक्ट के अंडर जो है ऐसी काफी ज्यादा जो है ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम बैन करते हैं। फाइन विद दिस? ठीक है, इसमें काफी एक्ट के अंदर अगर टेररिस्ट एक्टिविटी करोगे तो आपको जेल है, डेथ पेनल्टी है, ठीक है, वो सब भी है, आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो हमने अभी देखा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसके बाद कुछ लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? उसके अलावा हम एंटी टेररिज्म स्क्वाड्स, एटीएस बोलते हैं इसको। ठीक है, एटीएस कहां पे सुनते हो? और ये वर्ड एटीएस वर्ड कहीं सुनते हो क्या? एयरप्लेन का फ्यूल क्या होता है? एयरप्लेन में जो फ्यूल डलता है उस फ्यूल को क्या बोलते हैं? या तो मैं गलत या तुम गलत, नो आइडिया। ठीक है, एटीएस ही बोलते हैं शायद। ठीक है, तो तुम वैसे याद रखो, तो ठीक नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एंटी टेररिज्म स्क्वाड्स स्पेशलाइज यूनिट्स होती है विद इन द स्टेट पुलिस फोर्सेस। स्टेट पुलिस के अंडर जो है कुछ ऐसी स्पेशलाइज यूनिट्स होती है जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड्स होते हैं। एटीएस टीम्स आर ट्रेन्ड टू हैंडल टेररिस्ट इंसिडेंट, प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन लोकल रिस्पॉन्स एंड इन्वेस्टिगेशन। बात समझ आ रही है? ये है स्टेट लेवल पे। बात समझ आ रही है? स्टेट लेवल पे जो है ये एंटी टेररिज्म स्क्वाड्स होते हैं, विद इन पुलिस यूनिट के अंदर होते हैं, विद इन स्टेट पुलिस। क्योंकि आपको पता है पुलिस किसके अंदर आता है? स्टेट लिस्ट के अंदर है। पुलिसिंग सबको पता है ना ये बात। पुलिस फोर्सेस जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, स्टेट का पार्ट है। तो स्टेट को भी एम्पावर करने के लिए आप लिख सकते हो कि टू एम्पावर द स्टेट्स, उसके लिए एग्जांपल यूज कर सकते हो एंटी टेररिज्म स्क्वाड्स। बात समझ आ रही है? लोकल रीजनल लेवल अप्रोच को अगर हम अपनाएं, तुम्हें हेडिंग्स अलग देनी है, हेडिंग अपने हिसाब से दो। आप दे सकते हो कि कैसे लोकल रिस्पॉन्स एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने क्या किया है, हमने एंटी टेररिज्म स्क्वाड्स जो है वो बनाए हैं। ये एग्जांपल आ सकता है। फाइन विद दिस? ठीक है, उसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार कह रहा हूं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते टेररिज्म के अंदर, बिकॉज इट्स नॉट अ वन कंट्रीज प्रॉब्लम, इट्स अ प्रॉब्लम, ग्लोबल प्रॉब्लम, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, चाहे वो एचसीओ मीटिंग्स हो, वहां पे आप टेररिस्ट एक्टिविटीज को जो है उसके लिए रिजोल्यूशन उठाओ, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी फोरम हो, यूएन जनरल असेंबली हो। ठीक है, उसके अलावा जो है एफएटीएफ हो। ठीक है, एफएटीएफ जो है वो ग्रे लिस्ट निकालती है, अगर आपको पता हो तो पाकिस्तान को जैसे वो ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वो टेररिस्ट जो है वो एक तरीके से सीटीएस हो, सीटीसी हो या इंटरपोल हो। इंटरपोल वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरपोल। ठीक है, अभी हमने इंटरपोल का जस्ट एक रीजनल भी जो है भारत पोल जो है इस टाइप का भी हमने एक बनाया इंडिया लेवल पे भी। इंटरपोल कुछ नहीं है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है कि मान लो कि कोई अदर कंट्री है, वहां से टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, बट हमें मतलब उस कंट्री को पता है या उस कंट्री की इंटेलिजेंस अगर पता है कि इंडिया पे अटैक होने वाला है और वो लोग अभी इस कंट्री के अंदर है, हमारी कंट्री में पर्टिकुलर एक कंट्री में है, तो हमें क्या चाहिए? एक ऐसी एजेंसी चाहिए जो इंटेलिजेंस कंट्री टू कंट्री लेवल पे भी इंटेलिजेंस चाहिए हमें, नॉट ओनली विद इन द इंडिया, बट वी नीड द इंटेलिजेंस शेयरिंग अमंग द कंट्रीज। ठीक है, मान लो यहां से रशिया में अटैक होने वाला हो और वो इंडिया से बैठ के कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो रशियन गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस कौन देगा? इंडियन गवर्नमेंट ही तो देगी कि भैया आपके यहां से आपके ऊपर अटैक होने वाला है, यहां पे बैठे बैठे जो है वो साजिश बन रही है। बात समझ रही है? तो उसके लिए इंटरपोल, आप इंटरपोल को जरूर आंसर में लिखना। क्लियर? उसके अलावा एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस है, कुछ हम ऑपरेशंस चलाते हैं, तो आपको पता ही होगा कि आए दिन न्यूज़पेपर में कुछ ऑपरेशंस आते हैं, जैसे ऑपरेशन विजय, ठीक है, कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, इस टाइप के ऑपरेशन न्यूज़पेपर में आते रहते हैं कि हम छोटे छोटे ऑपरेशन चलाते रहते हैं जिससे हम टेररिस्ट जो है उनके जितने भी बंकर्स है, उनके जो पोस्ट है, उन सबको जो है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, टेरर नेटवर्क को जो है वो खत्म करते हैं, तो एक ये भी तरीका है। उसके अलावा कुछ मेजर्स हो सकते हैं कि हम प्रोएक्टिव जो है ऑपरेशंस करें, अरेस्ट करें सपोर्टर्स को। यहां से मान लो कोई सपोर्टर है, जिहादी फैला रहा है या कुछ और फैला रहा है, कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी फैला रहा है, ठीक है, पुलिस को, आर्म्ड फोर्सेस को, ठीक है, नाइट पेट्रोलिंग कर सकते हैं, प्रॉपर्टी अटैचमेंट, इंटेंसिफाइड सर्च ऑपरेशन आर की टू दी कर्बिंग
टेररिस्ट वायलेंस। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, ठीक है, किसी ने यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखा है पोटा, पोटा, टाडा, ठीक है, ये सब भी कुछ एक्ट्स है जिनको लिख सकते हैं, लेकिन अब ये एक्ट्स जो है वो रिडंडेंट हो गए, हमने बंद कर दिए 2004 में शायद, ये पोटा वोटा जो भी है, टाडा, ये सब बंद कर दिए। तो अभी हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है यूएपीए, ठीक है, आप लिखने के लिए लिख सकते हो, ठीक है, पर अब ये कुछ वर्क नहीं कर रहे, ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूएपीए। क्लियर, फाइन विद दिस। पुराने नोट्स में अभी भी ये टाडा पोटा लिखे हुए हैं, तो वो अभी तक उसको घसीटे जा रहे हैं, ठीक है। सो क्रॉस बॉर्डर मैनेजमेंट जो है, हाँ, जब हम बॉर्डर मैनेजमेंट करेंगे, जब हम बॉर्डर मैनेजमेंट करेंगे तो वहां पे बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर हम जो है कुछ सॉल्यूशन देखेंगे, तो आप वहां से भी सॉल्यूशन लेके आ सकते हो टेररिज्म के अंदर, ठीक है। शायद विनिंग दी हार्ट एंड माइंड्स ऑफ दी पीपल हु आर लिविंग इन दी बॉर्डर एरियाज, ठीक है, कैसे, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वो सब हम वहां पढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आंसर जो है कॉम्बैट टेररिज्म सिर्फ एक जगह से नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूं कहां कहां से आपको सोचना है, ठीक है। अब प्लीज इस बात को समझिए, ये तो मैंने कुछ स्पेसिफिक बताए हैं, इसके अलावा आपको कैसे सोचना है, अगर आपको बहुत सारे मेजर्स सोचने हैं तो और भी सोचने हैं इसके अलावा भी, तो मैं आपको तरीका बताता हूं। अब जैसे जम्मू कश्मीर इंसर्जेंसी जब हम करेंगे तो उसके हम कुछ सॉल्यूशन की बात करेंगे कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है, या उनका, लोगों का जो है हार्ट एंड माइंड जो है उसको जीतना है, ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, स्कीम्स है, जो भी है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जब हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म करेंगे तो उसके भी कुछ सॉल्यूशन होंगे। तो मुझे बताओ, अगर उनको भी, उनमें से भी अगर एक एक दो सॉल्यूशन उठा के अगर हम टेररिज्म वाले आंसर में लिख दें तो कुछ गलत होंगे क्या, मुझे ये बताओ। बच्चे करते नहीं है ये, सोचते हैं टेररिज्म एक अलग टॉपिक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अलग टॉपिक है, ठीक है, जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी अलग है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म अलग है, बॉर्डर मैनेजमेंट अलग है, सब एक ही है। बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है। तो अगर ये इंटरलिंकेजेस पहले से ही दिमाग में है तो बस घुमाए रखो बातों को, इधर का पॉइंट उधर लिखो, उधर के पॉइंट इधर लिखो। ये बात समझ आई सबको, फाइन विद दिस। तो इसके अलावा आपके पास इतने पॉइंट है, जितने चाहो उतने लिख सकते हो। अभी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में तुम्हें मैं इतने सॉल्यूशन बताऊंगा, केस स्टडीज बताऊंगा, उनमें से कोई एक आधी केस स्टडी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी से कुछ अगर केस स्टडी लिखो, कोई पॉइंट लिखो, कोई अप्रोच लिखो, लिख सकते हो। जम्मू कश्मीर से लिखना है तो लिख लो, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म लिख लो, कहीं से भी लिखो। उसके अलावा भी वहां से भी आपको पॉइंट्स जो है, एक एक दो पॉइंट जो है वो मिल जाएंगे। फाइन विद दिस। अब बताओ कोई कमी है, कंटेंट वाइज कोई कमी है, अगर इतना लिख दिया आंसर हो गया, मोर देन इनफ। फाइन विद दिस, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड करते हैं हम टेररिज्म का। वे फॉरवर्ड में अब हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना चाहिए हमें कि टेररिस्ट एक्टिविटी जो है उसकी तरफ हमारा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जैसे हमने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में जो है, बिल्कुल गवर्नमेंट ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात की है कि हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को। तो वैसे हमें एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना पड़ेगा सभी पार्टीज के अंदर कि हाँ भाई, ये एक पॉलिटिकल थॉट बनाना पड़ेगा कि भाई इस पे किसी का कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं करेगा, ये एक नेशनल इंटेग्रिटी, नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। बात समझ आ रही है। तो इस टाइप के पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है कि नेशनल सिक्योरिटी इज नॉन निगोशिएबल। उसके अलावा हाँ, ये एक प्रॉब्लम है, इसको हमें सॉल्व करना है, इंप्लीमेंट स्ट्रिंजेंट एंटी टेरर लॉज इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। ठीक है साक्षी, एक सेकेंड, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बहुत जरूरत है। होता क्या है कि मान लो टेररिस्ट आ गए, पकड़ लिए, उसके बाद उनकी मतलब ट्रायल ही नहीं होते, ठीक है, तो हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की काफी ज्यादा जरूरत है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम जो एज अ वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। उसके बाद हमें इंटरनेशनल कॉपरेशन करना चाहिए, बायलैटरल मल्टीलैटरल इनिशिएटिव लाइक एससीओ। ठीक है, एससीओ का मेन ऑब्जेक्टिव आपको बता दूं, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर अगर उसका मेन जो फोकस है वो टेररिज्म ही है, जो आप उसका पढ़ोगे, वो टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए एससीओ बना था। ठीक है, तो इस टाइप के मल्टीलेटरल इनिशिएटिव वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कुछ ऑपरेशनल एंड सोशल मेजर्स लाइक हम स्टेट पुलिस की कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, मॉडर्नाइज कर सकते हैं, काउंटर ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, एक ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन अभी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उसको भी हम कर सकते हैं, काउंटर नैरेटिव्स बना सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस कर सकते हैं, इंटर रिलीजियस हार्मनी, ये सब हम कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस सिक्योरिटी अवेयरनेस एजुकेशन इन द स्कूल।
स्कूल के अंदर हम जो है वो सिक्योरिटी अवेयरनेस के बारे में बात कर सकते हैं, मॉक ड्रिल्स करवा सकते हैं, ठीक है, इस टाइप के कुछ इनिशिएटिव हम ले सकते हैं. दीज आर सम ऑफ द वे फॉरवर्ड्स कि अदर देन दोज मेजर्स वी कैन ऑल्सो टेक सम these measures. So अब देखो ये है conclusion. Dealing with the terrorism require a comprehensive strategy involving government, political parties, security agencies, civil society, media. The focus must be on prevention through intelligence, containment through the operation and deterrence through the swift justice. ये तीन वर्ड आप याद कर सकते हो अपने कंक्लूजन में कि प्रिवेंशन कर सकते हैं थ्रू इंटेलिजेंस, कंटेनमेंट कर सकते हैं थ्रू ऑपरेशंस और डिटरेंस कर सकते हैं थ्रू शिफ्ट जस्टिस. ये आपका फिक्स कंक्लूजन बन सकता है. फाइन विद दिस. अब किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है.